में मुद्दा, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। यूक्रेन में रूसी हमले का ये तीसरा दिन है। अब सड़कों पर भी लड़ाई देखने को मिल रही है। रूसी सैनिकों ने शनिवार तड़के यूक्रेन की राजधानी कीव में प्रवेश किया और सड़कों पर घमासान शुरू हो गया। स्थानीय अधिकारियों ने लोगों से चुप जाने की अपील की है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने वहां से निकल जाने के अमेरिकी प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे राजधानी में ही रुकेंगे। उन्होंने कहा कि यहां जंग जारी है। 2 दिनों के घमासान के बाद हुई झड़पों में सैकड़ों लोग हताहत हुए। पुलों, स्कूलों और अपार्टमेंट की इमारतों को भी भारी नुकसान हुआ। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन की सरकार को उखाड़ फेंकने और इसे अपने शासन के अधीन करने को कर संकट है और रूसी आक्रमण को समाप्त करने के लिए नए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास शुरू किए गए हैं, जिसमें पुतिन पर सीधे तौर पर प्रतिबंध भी शामिल है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति, आपको बता दें कि जेलेंस्की ने संघर्ष विराम की अपील की है। उन्होंने अपने हताशा बयान में चेतावनी दी है कि देश के कई शहरों पर हमले किए जा रहे हैं। क्रेमलिन ने कीव से बातचीत के प्रस्ताव को मंजूर किया है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ये राजनयिक समाधान के बजाय उलझे जेलेंस्की को दबाव में लाकर विवश करना है। रूसी सेना ने शुक्रवार को दक्षिणी यूक्रेन के मेलिटोपोल शहर पर अपना दावा करते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। फिर भी युद्ध में यह स्पष्ट नहीं था कि यूक्रेन का कितना हिस्सा अभी भी यूक्रेनी नियंत्रण में है और कितना या कौन सा हिस्सा रूसी सेना ने कब्जे में कर लिया है। इस बीच मॉस्को ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव का समर्थन नहीं करने के लिए भारत, चीन और संयुक्त अरब अमीरात को धन्यवाद दिया। यूनाइटेड नेशंस में रूसी राजदूत वसीली नेबेंजिया ने कहा है कि हम उन लोगों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस मसौदे का समर्थन नहीं किया। यूक्रेन मसले पर रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत, चीन और संयुक्त अरब अमीरात ने वोटिंग करने से परहेज किया है। हालांकि 11 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था, लेकिन रूस ने इस प्रस्ताव पर वीटो कर दिया और ऐसे में परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में रूस की वीटो शक्ति के कारण निंदा प्रस्ताव पास नहीं हो सका। फिलहाल रूस के खिलाफ वोट करने से भारत द्वारा परहेज करने पर अमेरिका ने कहा है कि इससे उसे कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने कहा है कि भारत के रूस के साथ संबंध अमेरिका और रूस के बीच संबंधों से अलग है। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। अमेरिका ने साथ ही ये भी कहा है कि उसने रूस के साथ संबंध रखने वाले हर देश से नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने को कहा है। विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि भारत के साथ अमेरिका के अहम हित और मूल्य जुड़े हुए हैं। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को रक्षा उपकरणों की खरीद और मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए $35 करोड़ की मंजूरी दे दी है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी ज्ञापन में कहा गया है कि राज्य के सचिव को सहायता में $250 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक की मंजूरी के लिए भी अधिकृत किया गया है। अगर ये संयुक्त राज्य के सुरक्षा हितों के लिए महत्वपूर्ण है। अमेरिका की ओर से यूक्रेन को मिलने वाली कुल सहायता राशि $600 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक है। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ दीपक वोरा जी हैं, एक्स डिप्लोमेट है। बहुत स्वागत है सर आपका। मेजर जनरल अश्विनी शिवाच जी हमारे साथ है, डिफेंस एक्सपर्ट है। आपका भी सर बहुत स्वागत है। शिवाच जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करना चाहूंगी, क्योंकि जो हालात फिलहाल दिखाई दे रहे हैं यूक्रेन में, इसको देखते हुए तमाम तरह के कदम भले ही यूक्रेन की तरफ से उठाए जा रहे हों, लेकिन हालात इस कदर है कि लोग वहां से पलायन करने को मजबूर है। अब ये कह दिया गया है कि पुरुष तो यहां से पलायन नहीं कर सकते, भले ही महिला और बच्चे यहां से पलायन कर जाएं। इसे किस तरह से देखते हैं और कितनी विचित्र स्थिति है? देखो, इसमें शक्नी की स्थिति काफी नाजुक है। जिस प्रकार से रूस ने मल्टी प्रोंग अटैक किया, रूस ने, आपको मालूम है कि 3 तरफ से अटैक किया है यूक्रेन में। एक तो नॉर्थ से, बेलारूस से, और वहां से अपने मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन को लेके आया, और डोनाबास ईस्ट यूक्रेन से, वहां से भी
उन्होंने अपने बस्तर पर गाड़ दिया और अटैक हेक्टर की मदद से, और तीसरा उसने किया है क्रीमिया से और ब्लैक सी के अंदर उन्होंने एक प्रकार युद्ध पोत से पूरा ब्लॉकेट कर दिया। सबसे पहले उन्होंने क्या कार्रवाई की कि इनके साइबर वारफेयर करके इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको बर्बाद किया, एयरफील्ड उनके बर्बाद किए और पूरी एयर सिक्योरिटी ले ली। इसके बाद जो है करने के बाद ये एडवांस किया कीव की तरफ और कीव पे घेरा डाल दिया। अब हो क्या रहा है कि जो कीव है वो जो बिल्कुल चारों तरफ से घेर लिया है रूस ने। रूस की जो स्पेशल फोर्सेस थी वो अंदर घुस गई है कीव के अंदर। वहां पर जो ब्रिजेस तोड़ दिए थे कीव की फौज ने, उनको इन्होंने असॉल्ट ब्रिज बना लिए हैं और अब ऐसा लगता है कि वो धीरे धीरे कीव के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। 24 से 36 घंटे का मुझे लगता है टाइम है, उसके बाद कीव रह नहीं पाएगा। और जितना कीव की लड़ाई चल रही है एक बहुत बड़ा डिजास्टर है, क्योंकि ह्यूमन ट्रेजेडी है, कोलैटरल डैमेज बहुत हो रहा है। 20 से 30 लाख की पॉपुलेशन है, हाई राइजिंग बिल्डिंग है, जिस प्रकार से वहां पर बमबारी हो रही है, मिसाइल और रॉकेट का फायर हो रहा है, तो एक दुख की बात है कि बहुत ज्यादा वहां कैजुअलिटी होंगी और उसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कीव का वो भी बर्बाद हो जाएगा। मगर ये सच्चाई है कि अगले 24 और 36 घंटे से ज्यादा यूक्रेन की फौज लड़ नहीं पाएंगी, क्योंकि उनको मदद कोई बाहर से आ नहीं रही है, बूट्स ऑन ग्राउंड हो नहीं सकते। तो ऐसे में इसका तो ये तो सच है कि कीव ने तो गिरना है ही। क्या वो 24 घंटे में गिरे या 36 घंटे में गिरे, यही फर्क हो सकता है, इसके अलावा कुछ ज्यादा और कोई फर्क नहीं हो सकता। नेहा जी ठीक है। दीपक जी, जिस तरह से यूक्रेन घुटनों पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, रूस जिस तरह से कब्जा लगातार करता जा रहा है, कीव को पूरी तरह से घेर लिया गया है, नाटो की तरफ से एक उम्मीद थी कि कुछ सहायता मिलेगी, नहीं मिली क्योंकि वो अभी उसका सदस्य भी नहीं है। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है, भले ही यूक्रेन घुटनों पर आता हुआ दिखाई दे रहा हो, बहुत ज्यादा वक्त तक अभी वो अपने आप को बेहतर ना कर पा रहा हो या फिर लड़ाई लड़ने में सक्षम ना हो, लेकिन क्या ये यूक्रेन के आधार पर अमेरिका की हार से कही जा सकती है क्या? आभारी हो, आपने मौका दिया है अपने कार्यक्रम में शरीक होने का। जनरल साहब की सरकार का रिपोर्ट दी है वो भी सबसे पहली चीज जो मरती है लड़ाई के अंदर वो सच्चाई है जी। एक तरफ ये व्लादिमीर ज़ेलेंस्की साहब कह रहे हैं मैं कीव में रहूंगा और मैं लड़ूंगा, उसको मालूम है कि उसकी मिलिट्री को 2-4 कस के झापड़ पड़ेंगे तो भाग जाएंगे, किसी को मालूम नहीं वो कहां पर है। सारे एयरपोर्ट उसने खुद बंद कर दिए थे, मार्शल लॉ लगा दिया, जिस तरह जनरल साहब कहते थे कि आप मेल एडल्ट हैं उनको बाहर नहीं जाने दे रहा, बच्चों को जाने दे रहा। उसकी डिफेंस मिनिस्ट्री कहती है हमने 3,500 सोवियत सैनिक मार दिए हैं, बौखला गया है। बात करता है नेटो से, रो पड़ता है, कहता है बस ये आखिरी बात आपके साथ कर रहा हूँ। दूसरी तरफ से कहता है जंग मैं जीतूंगा, तो शहीद होके तो जंग वो नहीं जीतेगा। अभी जनरल साहब ने कहा है कि वो कीव को घेर लिए हैं। कीव में मेरा अनुमान है कि रूसी फौज जाना नहीं चाहती, जाना चाहते तो अब तक चले गए होते। मैम, इंटरनेशनल रिलेशंस में हमेशा कुछ होता है कि किसी से तो आपको बात करनी पड़ेगी। आपने एक पॉइंट एजेंडा था रूस का कि नेटो की एक्सपेंशन यूक्रेन में नहीं होगी। अब उनका एक पॉइंट एजेंडा है कि ज़ेलेंस्की गो, आपको जाना है, आप नियो नाजी हैं, आपसे मैं बातचीत नहीं कर सकता, तो किसी से वो बातचीत करेगा। इसीलिए अमेरिका ने भी ये कहा है कर रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा, ये भाग जाएगा, कहीं ना कहीं जाके छुप जाएगा। नया एक राष्ट्रपति बनेगा जो उसका दोस्त होगा, वो अपने संविधान का संशोधन करेगा कि हम नेटो में अगले 5,000 साल तक नहीं जाएंगे। और मेरा जहां तक विचार है चीजें सामान्य हो जाएंगी जिस हद तक हो सकती हैं, लेकिन बर्बादी से कीव और बाकी यूक्रेन का जो हिस्सा है वो बचेगा। अब उसने जो कहा है कि ज़ेलेंस्की को जाना पड़ेगा, मैम, या 10 साल पहले मुझे याद आता, मैं तो डिप्लोमेसी में हूँ, बशार असाद जो सीरिया के हैं, अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन ने कहा था देयर इज नो डाउट बशार मस्ट गो, ट्रांसफर करके सीरिया छोड़ के चला जाए। पुतिन भी तो यही कह रहे हैं, ट्रांसफर करो पावर और चले जाओ, क्योंकि आप पे मुझको भरोसा नहीं है, आप पे मैं बात नहीं कर पाता। एक दूसरी चीज, टारगेट यूक्रेन नहीं है, टारगेट नेटो है, टारगेट अमेरिका है। उनको बताना है कि कब से मैं कह रहा था मत करो मत करो मत करो, आपने मुझे सीरियसली नहीं लिया, तो अब उसका परिणाम
आप देख लीजिए, डिप्लोमेसी में हमें इसको कहते हैं ड्राइविंग योर पॉइंट होम विद ए बेयोनेट। जी ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है शिवाज साहब, क्योंकि जिस तरह से हालात वहां पर दिखाई दे रहे हैं, किस मंशा के साथ फिलहाल अभी रूस आगे बढ़ रहा है, और क्या आपको लगता है कि जो रूस है, जो हालात फिलहाल दिखाई दे रहे हैं यूक्रेन के अंदर, बहुत ज्यादा हथियार, बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से वो नहीं लड़ पा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या वजह है कि जो राष्ट्रपति है यूक्रेन के, वो इस चीज को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि जो हालात है वो खराब है और उससे निकलने की जरूरत है। मदद भले ही मांग रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कही कि आप रूस से बात करिए, उनको समझाने की कोशिश करिए, लगातार वो इस बात को कह रहे हैं, लेकिन इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे कि देखिए हमारे पास हथियार नहीं है, हम नहीं लड़ पाएंगे आगे। देखो, इसमें शक नहीं है कि यूक्रेन और रूस की फौज का कोई मुकाबला नहीं है। रूस की फौज जो है 7 से 8 गुना ज्यादा ताकतवर है। वो $62 बिलियन खर्चा करती है, सेकेंड लार्जेस्ट डिफेंस फोर्सेज है वर्ल्ड की, और जबकि यूक्रेन की 22वीं है। और अगर आप देखें टैंक्स के मुकाबले में, हेलीकॉप्टर के मुकाबले में, एयरक्राफ्ट के मुकाबले में और आर्टी गन्स में, वो 7 से 8 गुना ज्यादा है रूस के पास। मगर ये भी सच है कि यूक्रेन की फौज जो है 3 लाख है, उनके पास 3000 के करीब टैंक्स हैं, उनके पास 7000 आर्टिलरी हैं। मगर जिस प्रकार से लड़ाई हुई है, मुझे लग रहा है यूक्रेन की फौज ने कुछ नहीं लड़ा है। जिस प्रकार से एक प्रकार से 3 तरफ से रूस की फौज बढ़ गई है, बेलारूस की तरफ से, ईस्ट से, डोनाबाद से, क्रीमिया से, और उनको कोई रेजिस्टेंस नहीं हुआ। वहां टैंक की लड़ाई हुई है, कहां पर इन्फेंट्री की लड़ाई हुई है, मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। अगर यूक्रेन की फौज लड़ती तो काफी हद तक रूस की फौज का मुकाबला कर सकती थी। मगर सच्चाई यह है कि खास लड़ाई यूक्रेन की फौज ने नहीं लड़ी, कहीं भी रेजिस्टेंस नहीं दिया, कहीं भी टैंकों की कोई लड़ाई नहीं हुई, कहीं भी इन्फेंट्री की लड़ाई नहीं। बल्कि हुआ क्या है कि जो रूस की फौज है वो बड़ी स्पीड से, पहले उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद किया साइबर वारफेयर से, उसके बाद एयर सिक्योरिटी गेन की, और वो सीधा का सीधा कीव को घेरा डाल लिया। अगर यूक्रेन की फौज लड़ती तो मुझे लगता है नहीं कि इतनी जल्दी रूस की फौज कीव में आ सकती। अब क्योंकि कीव को घेर लिया है और कीव के बिजली पानी सब काट दिया गया है, और धीरे धीरे कीव की तरफ बढ़ रही है स्पेशल फोर्सेज और रूस की, ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे मैं समझता हूं कि कीव की फौज लड़ेगी, उसके बाद वो हाथ खड़े कर देगी। तो उनकी काबिलियत नहीं है, क्षमता नहीं है, और ना उनके अंदर लड़ने की भावना है। अब ये है, जितनी देर लड़ाई चलेगी कीव में नुकसान होगा आम पब्लिक का, कैजुअलिटी होंगी, कोलेटरल डैमेज से बिल्डिंगों का नुकसान होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत नुकसान होगा, और मुझे लगता है 5 से 10 साल पीछे चला जाएगा यूक्रेन, स्पेशली कीव। ये दुख भरी बात है, ये दुख भरी बात है। कैसे ह्यूमन ट्रेजेडी को जितनी जल्दी रोका जाए उतना फायदा है। ये तो सच है कि जेलेंस्की को जाना पड़ेगा, क्योंकि कीव गिरते ही जो गवर्नमेंट गिर जाएगी यूक्रेन की, और रूस वो गवर्नमेंट लेके आएगा जो प्रो रशिया होगी। वो ज्यादा देर नहीं रुकेगा यूक्रेन में, क्योंकि यूक्रेन में उनको मालूम है रशियन ओरिजिन के लोग नहीं हैं, वो नहीं चाहता। उनका मुद्दा ये था कि यकीन करे कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा ना बने, का यहीं तक बात थी। और बिल्कुल यही रूस चाहता भी है कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा ना बने, और इसी को बताने और समझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। ये नहीं है कि यूक्रेन को अंदर रहना, उसको गवर्न करना, वो उसको मालूम है ना वो कर सकता, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक अगेंस्ट है, इंसर्जेंसी स्टार्ट हो जाएगी। उनका मुद्दा एक ही है, किसी तरीके से प्रो रशियन गवर्नमेंट लाई जाए और यकीन किया जाए कि आने वाले समय में यूक्रेन नेटो का हिस्सा ना बने। दीपक जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि सर क्योंकि अगर किसी भी दो देशों के बीच में इस तरह की स्थिति होती है तो बाकी देशों के हस्तक्षेप कैसे उस पर रहते हैं, किस तरह की रणनीति रहती है, ये भी वाकई देखा जाता है। लेकिन ऐसे में भारत जिस तरह से फूक फूक का कदम रख रहा है, या भारत जिस तरह से अपनी रणनीति के साथ चल रहा है, क्या आपको लगता है कि बहुत बेहतर रणनीति फिलहाल भारत की तरफ से अपनाई जा रही है, या फिर आपको लगता है कि कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जो इस वक्त जरूरत आपको लगती है?
आपका सवाल बहुत अहम है। इस समय सब तरफ गुस्सा है, रूस की तरफ गुस्सा है, नेटो में गुस्सा है, वो जो बुजुर्गवार हैं अमेरिका के उनको बहुत गुस्सा आ रहा है और शायद जेलेंस्की को भी गुस्सा आ रहा है। गुस्से में समझौता नहीं होता है। वो कहते हैं दैट एंगर दुश्मन होता है नेगोशिएशन और कॉम्प्रोमाइज का। भारत की रणनीति बिल्कुल साफ है। आपने एक चीज नोटिस की है मैम कि अमेरिका, रूस और यूक्रेन तीनों देशों ने भारत से कहा है कि भाई कुछ ना कुछ समझौता ढूंढिए, बातचीत करिए, आपका तो बहुत इन्फ्लुएंस है, लोग आपकी बात मानते हैं। चीन से उन्होंने ये नहीं कहा क्योंकि चीन तो अमेरिका का दुश्मन है, नेटो का दुश्मन है। लेकिन हमने ये कहा है कि इस समय कंडेम करना किसी को गाली देनी सही नहीं होगा, क्योंकि जैसे हालात वैसे ही खराब हैं। जब बच्चा शैतानी करता है, ऊपर से आप कहते हैं अरे तो बहुत गंदा बच्चा है, वो और शैतानी करेगा। ये मिसाल देते हैं लोग हमको। तो जहां तक मेरा विचार है, जो हम कर रहे हैं वो बेस्ट पॉसिबल पॉलिसी है। कंडेमनेशन में हम लोग विश्वास नहीं करते। 31 जनवरी को अमेरिका ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलवाई थी यूक्रेन पर। आखिरी दिन था, जिससे पहले रूस प्रेसिडेंट बनने वाला था, रोटेटिंग प्रेसिडेंट, हमने एब्सटेन किया। उसके बाद अभी जो नेटो की रेजोल्यूशन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आई है, अमेरिका ने उसको प्रपोज किया था। हम सबको मालूम था कि वो पास नहीं होगी, उसको वीटो कर दिया जाएगा, जो रूस ने किया। जितनी बार अमेरिका ने दूसरे देशों पर हमला किया, यही होता रहा है। जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल अपनी छोटी सी आवाज को ऊंचा करता है, तुरंत वीटो हो जाता है। तो ये जो हम इस समय कर रहे हैं कि पहले दो चीजें हमने कही हैं, हमेशा से कहते हैं, पहले शांति हो, उसके बाद आइए। नई दिल्ली में बात करना चाहते हैं तो आके यहाँ पर बात करिए, लेकिन पहले जो है डिसएंगेजमेंट, लड़ना बंद करिए। उसके बाद देखते हैं अगला कदम क्या होगा। पहले डिस्ट्रक्शन को बंद करिए, फिर हम बातचीत करेंगे। ये बेस्ट पॉलिसी है। बिल्कुल ठीक है शिवाज जी, क्योंकि रूस ने ये कहा है कि सशर्त वो बातचीत को तैयार है, तो क्या ये कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ घंटों में कुछ शांति की तरफ ये पूरा युद्ध बढ़ेगा? देखो, बिल्कुल जितनी जल्दी यूक्रेन की फौज हाथ खड़ा करे, जेलेंस्की को समझ आना चाहिए कि बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, ह्यूमन कैजुअलिटीज हो रही हैं, ट्रेजेडी है ये। क्योंकि अगर एक बार कीव गिर गया तो फिर बातचीत होगी। और मुझे लगता है कि उनका मुद्दा ये है कि किसी तरीके से जेलेंस्की जाए और वो प्रो रशिया गवर्नमेंट लेके आए, यही एक तरीका है। और देखो, भारत का जहां पर नजरिया है, भारत ने एक बड़ा बैलेंस व्यू लिया है। भारत किसी की पक्ष की तरफ नहीं है, और भारत ने जो एब्सटेन करके दिखाया है कि भारत चाहता है कि शांति आए। और सच्चाई है जो एम्बेसडर वोरा साहब बोल रहे थे कि एक ही मुद्दा है कि सबसे पहले वहां पर जो वायलेंस है उसको बंद करो, शांति करो, फिर बातचीत। और भारत का ये तो सच्चाई है कि भारत जो भी अभी कोई भी एक्शन लेता है वो बड़ा सोच समझ के लेना है, क्योंकि भारत की दोस्ती रूस से भी है। रूस से हम 60 से 70% हथियार लेते हैं, वहां से हमारा स्पेयर पार्ट्स मेंटेनेंस आता है। और हम कहीं थोड़ा सा भी अमेरिका की तरफ झुकने जाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत नुकसान होगा, क्योंकि रूस और चीन नजदीक आ जाएंगे, और चीन भारत का सबसे बड़ा एडवर्सरी। तो इसलिए रूस को साथ करना बड़ा जरूरी है। इसी प्रकार से अमेरिका आज हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन किए हमने, लीमियो, कोमकासा, और अभी लास्ट में बेका, बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट। और ऐसे में हम, हमारे साथ वो क्वाड का मेंबर है, हम उसको भी एटेगराइज नहीं करना चाहते। तो ऐसे में सोच समझ के चलना है। यूक्रेन से भी भारत के अच्छे रिलेशन है। वहां पर AN-32 जो हमारे एयरक्राफ्ट है, उनका मॉडर्नाइजेशन, अपग्रेडेशन हो रहा है। लेकिन वहां सर, से हमें माफ गैस कीजिएगा, मैं टरबाइन आपको बीच इंजन में रोक आते रही हैं हूं। शिप शिवाज के जी, लिए। तो एक प्रकार से जो भी हम अपना रहे हैं एक बैलेंस व्यू, और मुझे लगता है बिल्कुल सर, ये हम तो बैलेंस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं शिवाज जी। लेकिन पाकिस्तान की बात करें, इमरान खान जाकर रूस के राष्ट्रपति से मिलते हैं, वो तो एक तरफा कहीं ना कहीं समर्थन रूस को दे रहे हैं। चीन रूस को पूरी तरह से समर्थन दे रहा है। ऐसे में हमारे तो रूस के साथ भी बेहतर संबंध है और यूक्रेन के साथ भी बेहतर संबंध है, लेकिन रूस के साथ और ज्यादा बेहतर संबंध है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक विश्वास पात्र दोस्त उसे कहा जा सकता है रूस को। लेकिन सर, अब ऐसे में जो खुले तौर पर समर्थन कर रहा है और जो न्यूट्रल रह के समर्थन कर रहा है या न्यूट्रल है, दोनों में फर्क होता है सर। और ऐसे में ये जो टिकड़ी है रूस, पाकिस्तान, चीन की, ये किस तरह से भारत को इफेक्ट या भारत को प्रभावित कर सकती है? ये प्रश्न आपने मेरे से पूछा है? जी जी दीपक जी, आपका प्रश्न ये है कि
रशिया, चाइना और पाकिस्तान। पाकिस्तान, जी जी इनका जो ट्रायंगल बन रहा है, हम पे क्या असर पड़ेगा? जी जी बिल्कुल। हमारी दुश्मनी तो नहीं है रूस के साथ, हमारी दुश्मनी अमेरिका के साथ नहीं है, यूक्रेन के साथ नहीं है। अब ये नया वर्ल्ड ऑर्डर लोग कह रहे हैं कि इमर्ज हो रहा है। आपको पता है जॉइंट स्टेटमेंट बीजिंग ओलंपिक्स में उन्होंने दी थी कि हमारी बड़ी खास दोस्ती है रूस और चीन के बीच में, और हम नहीं चाहते कि जो पश्चिमी देश हैं वो उनका जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है वो हमारे गले के नीचे उतारे, हम कुछ दूसरा ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे। जहां तक इस क्रिकेट खिलाड़ी की बात है जो हमारे पड़ोसी मुल्क का कहता है मैं वहां का प्रधानमंत्री हूँ, वो बेचारा गलत आदमी है, गलत समय पर गलत जगह में वो जा रहा था। रूस उसको नहीं जाना चाहिए था, अमेरिका उसको काफी झापड़ लगाया गया, क्या करने गया था, क्या शांति वो ला सकता है, उसका अपना देश, उसके अपने देश में आग लगी हुई है। तो ये जो ट्रायंगुलर की आप बात कर रहे हैं, टर्की भी उसमें शामिल कर लीजिए, ईरान भी कर लीजिए, लगता है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। एक पुरानी दुनिया है जिसका नेता अमेरिका है, एक नई दुनिया अब आ रही है जिसके बहुत सारे नेता हैं। तो इसमें अंग्रेजी में मैं कहता हूँ, हिंदी में मुझे कहना नहीं आएगा, क्षमा कीजिएगा, हिंदी बहुत अच्छी बोलता हूँ लेकिन ये नहीं समझ आएगा कि जो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर है वो मर रहा है और जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है वो माँ के गर्भ से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा है। और यही वजह है कि सर अमेरिका ने पाकिस्तान पर जुर्माना भी ठोक दिया, ये भी पता होगा। तो जाहिर तौर पर जो स्थितियां हैं वो ये बताती है कि आखिर जो हालात है जाहिर तौर पे वो यूक्रेन में खराब है, लेकिन भारत की जो रणनीति है वो बेहतर तरीके से वो आगे बढ़ रहा है, फूक फूक कर कदम रख रहा है और उसे पता है कि आखिर कब, किस वक्त, कितना झुकाव किस देश की तरफ करना है। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में इतना ही, नमस्कार।